हेलो एवरीवन, मैं सौरभ दुबे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। और आज ऑल चैप्टर फॉर्मूला करने वाले हैं क्लास 10th का। ऑल चैप्टर में हम चैप्टर 1 टू चैप्टर 5 करने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, जैसा कि आप लोग बोल भी रहे थे सर सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लाइए, तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज तो साथ साथ में है ही। फॉर्मूला के साथ साथ एनसीईआरटी बुक से जितने भी इंपॉर्टेंट उदाहरण, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए, वो सब कुछ आज की वीडियो में हम देख रहे होंगे। मतलब चैप्टर 1 टू चैप्टर 5। आप लोगों की डिमांड थी कि सर पूरी बुक का ले आइए, तो पूरी बुक का हम ले आएंगे, है ना। पूरी बुक का जब करेंगे जब अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 1 टू 5 हमारा बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। लाइव क्लास में भी ये कंप्लीट होने वाला है। इसीलिए आपके लिए आज मैं चैप्टर 1 टू चैप्टर 5 जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, वो सब लेकर आया हूं। तो डिस्कस करने से पहले एक छोटी और इंपॉर्टेंट बात आपके लिए, जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स एंड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ, जहां हिंदी मीडियम विद्यार्थियों को मिलती हैं 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक की सारी क्लासेज, और वहीं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को मिलती हैं KG टू 12th सारी क्लासेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यहां पर स्टेट बोर्ड्स में हम यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड कवर करते हैं। तो आप किसी भी बोर्ड से हैं जहां पर एनसीईआरटी की बुक फॉलो होती है, तो आप बिल्कुल ये क्लासेस देख सकते हैं, वो भी दोस्त बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। अगर आप CBSE बोर्ड से हैं, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं, तो हमारा इंग्लिश मीडियम का अलग चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, आप उसको फॉलो करिए और वहां से अपनी बेहतरीन तैयारी कर लीजिए। और बेहतरीन तैयारी करने के लिए एक काम और कर सकते हैं, आप ग्रैब कर सकते हैं ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए देर किस बात की, देखते हैं कि चैप्टर 1 से कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो हमें लर्न होना चाहिए, है ना। तो मैं पहले डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा भी एनसीईआरटी बुक के साथ और एक पेन के साथ बैठना, जिससे कि जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं उसको आप टिक कर पाओ। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि मस निकालने का, दो या दो से अधिक संख्याओं का जो मस होता है, वो संख्याओं के गुणनखंडों में उभयनिष्ठ प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की न्यूनतम घात होती है। मैंने क्लास में भी बताया था मिनिमम पावर, है ना, कॉमन नंबर विथ मिनिमम पावर, उभयनिष्ठ संख्याएं और मिनिमम पावर मतलब निम्नतम घातों के साथ। इसी प्रकार से लस का फॉर्मूला क्या हो जाता है कि ऑल नंबर्स, जितने भी नंबर है सबको ले लो विथ मैक्सिमम पावर, मतलब संख्याओं के गुणनखंडों में से प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो ये लस और मस का फॉर्मूला हो गया। स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे भाई, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, जितने भी चीजें मैं करा रहा हूं इनको अपने कॉपी में नोट डाउन भी करना है बाद में, क्लास के बाद में। और जितना भी मैं अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूं उसको एनसीईआरटी में आप टिक कर लेना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसके अलावा कुछ नहीं आ सकता आपके एग्जाम में। ये जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम से आपको जस्ट पहले रिवाइज करके अपने एग्जाम देने के लिए जाना होगा। आ रही है बात समझ में। उसके बाद हम बात करते हैं दो धनात्मक पूर्णांकों AB के लिए। तो यहां पर AB के लिए अगर दो संख्याएं हैं तो उनमें और लस और मस में एक संबंध होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मस गुणे लस के। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मस गुणे लस के। और इसी प्रकार से अगर तीन संख्याएं हो तो यहां पर तीनों संख्याओं का जो मस होता है वो तीनों संख्याओं का गुणनफल गुणे तीनों संख्याओं का लस बटे दो संख्याओं का लस AB, फिर दूसरी और तीसरी संख्या का लस, फिर तीसरी और पहली संख्या का लस। तो ये वाला जो है ना तीन संख्याओं वाला, ये एग्जाम में कम पूछा जाता है या ना के बराबर पूछा जाता है, लेकिन फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्लियर है बातें? आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे भाई। अब ये तो अपने फॉर्मूले थे, जितना भी मैंने बताया ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे चैप्टर 1 से मस लस निकालने का। अब ये जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि एनसीईआरटी से उदाहरण संख्या 1, 4, 5, 6 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रश्नावली 1.1 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, सेकंड का सेकंड पार्ट, थर्ड का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7, और इसी प्रकार से प्रश्नावली 1.2 में प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 3 का फर्स्ट पार्ट। ये आप जब भी एग्जाम देने जाएंगे, मान लो अभी आने वाले 2-3 दिन बाद आपका एग्जाम हो, तो जब भी आपका एग्जाम होगा उससे जस्ट पहले हमारे पास टाइम कम होता है। वैसा थोड़ी ना है कि कल परसों आपका एग्जाम है और आप पूरी बुक खत्म करके जा रहे हो। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हो, उसी को करके एग्जाम में जाते हो, है ना। तो जब एग्जाम के जस्ट पहले आपके पास टाइम कम होगा, उस केस में केवल और केवल इन्हीं क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करके जाना होगा। क्लियर है बातें? ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे चैप्टर 2 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला है द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, तो ये आपको पता भी होगा, ax² + bx + c।
और यहां पर a का मान 0 नहीं हो सकता है ना, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है, सबसे बड़ी घात 2 होनी चाहिए। अगर a 0 हो गया तो इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा, इसीलिए a का मान 0 नहीं हो सकता है। बात करते हैं कि द्विघात बहुपदों के लिए जो शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा वो -b/a होता है, और जो शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा होता है वो कितना हो जाता है c/a। आ रही है बातें समझ में? अब बात कर लेते हैं त्रिघात बहुपदों का मानक रूप। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाले फॉर्मूले इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाले त्रिघात बहुपद के, लेकिन फिर से वही बात कि आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एक बार आ चुका है स्टेट बोर्ड में, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, इन सब बोर्ड्स में नहीं आया है, लेकिन ये सीबीएसई बोर्ड में एक बार पूछा जा चुका है। इसीलिए मैंने बोला कि इस तरह के भी जो फॉर्मूले हैं उनको एटलीस्ट आप याद रखो, और जो मैंने 2-3 क्वेश्चंस इसके ऊपर भी कराए हैं क्लास में उनको भी आप प्रैक्टिस करके चलो, ठीक है। मतलब अपनी तरफ से कहीं से गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि सर ये वाला क्वेश्चन आ गया और मुझसे नहीं बन पाया। हर एक क्वेश्चन आपसे बेहतरीन तरीके से बनना चाहिए, ठीक है। तो त्रिघात बहुपदों का मानक रूप क्या होता है? ax³ + bx² + cx, यहां पर x लिखेंगे दोस्त, cx + d, cx होगा यहाँ पे cx + d, ठीक है। और यहां पर ये तीनों शून्य, 3 इसके शून्यक होंगे। जितना मैक्सिमम घात होता है, जो सबसे बड़ी घात होती है उतनी ही शून्यकों की संख्या होती है मैक्सिमम। अधिकतम शून्यकों की संख्या 3 हो सकती है, तो मैंने मान लिया तीनों अल्फा, बीटा और गामा है, तो इनका योगफल क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, मतलब 2 शून्यकों को गुणा कर लिया और उनका योगफल निकाल लिया, तो वो होता है c/a। और तीनों ही शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो कितना होता है? -d/a। बात करेंगे कि अगर शून्यक दिए हों और हमें द्विघात बहुपद बनाना हो तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद होगा। जो रेगुलर मेरी क्लासेस देखते हैं उनको ये वाला फॉर्मूला याद होगा कि k, जहां को k क्या है? कोई एक शून्येतर वास्तविक पूर्णांक है। क्या है? कोई एक शून्येतर वास्तविक संख्या है। k इन ब्रैकेट x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे भाई, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, और बाद में इनका एक बेहतरीन शानदार तरीके से नोट्स भी बनाना है आपको, है ना। एक बेहतरीन नोट्स बनाना है चैप्टर 1 to चैप्टर 5 सभी फॉर्मूलों का। और जब नोट्स बना लेना तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता भी देना कि हाँ सर मैंने बना लिया नोट्स। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अपनी एनसीईआरटी बुक, और जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का बता रहा हूँ ना, उसमें क्या है? एनसीईआरटी बुक में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं वो अपडेटेड एनसीईआरटी से, मतलब अगर आपके पास पुरानी बुक है तो भाई उसमें से काम नहीं चलेगा। ये बिल्कुल जो नई इस साल 2024-25 सेशन के लिए जो इस साल के लिए बुक चल रही है, मतलब जो एनसीईआरटी ने अपडेट किया ना, कुछ चीजें डिलीट कर दिया, कुछ चीजें ऐड कर दिया, ये सारी चीजें, ऐड तो कुछ नहीं किया खैर, तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर ये, प्रश्नावली नंबर ये, आ रही बात समझ में? तो ऐसा मत करना कि पुरानी बुक लेके बैठ जाना आप। आ रही बात समझ में? जिसके पास पुरानी बुक है, नई बुक नहीं है, उसके लिए भी मैं जुगाड़ अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। अभी बताऊंगा कि आपको क्या करना है ना। मार्केट में जाके नई बुक नहीं खरीदना है, पुरानी बुक से भी पढ़ाई हो सकती है। जरूरी नहीं है कि आप घर पे जिद कर लो कि नहीं सर अब तो नई बुक चाहिए, आपने नई बुक से बताया मैं कैसे करूं, उसका जुगाड़ अभी मैं बताऊंगा, पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ बीजगणितीय सर्वसमीकाएं हैं, एक साथ मेरे साथ एक बार आप लोग भी बोलते चलेंगे मेरे साथ साथ, ठीक है। सबके मुंह से आवाज निकलनी चाहिए। फर्स्ट है a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। सेकंड है a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² - 2ab। इसके बाद a² - b² क्या होता है? एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b। x + a x + b क्या होता है? x² + a + b x + ab, ठीक है। और यहाँ पर a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। कभी कभी हम क्या करते हैं, 2 को बाहर ले लेते हैं और ab + bc + ca इस रूप में भी आप लिख सकते हैं। समझ में आ रही बात? 2 को कभी कभी हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, गुणा करके लिख देते हैं, और कभी कभी कॉमन ले लेते हैं। जैसा भी क्वेश्चन होता है उसके हिसाब से करते हैं। बात करेंगे दोस्त अगला, a + b का होल स्क्वायर हो माइनस a - b का होल स्क्वायर हो तो ये 4ab होता है। इसको आप याद करना चाहें याद करें, छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, ये वाला, ठीक है। इसी प्रकार से a³ + b³ क्या होता है? एक कोष्टक में a + b, दूसरे में a² + b² - ab। क्लियर है बातें? इसको याद करने की जरूरत नहीं, ये वाला याद कर लेना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़े।
ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। फिर यही वाली बात है कि इसको याद कर पाना तो ठीक है, नहीं कर पाना तो भी ठीक है। याद कर लोगे तो एक फायदा होगा, याद कर लोगे तो एक फायदा होगा। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि ए माइनस बी का मान इतना है, ए बी का मान इतना है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान ज्ञात करो। तो अगर ये आपको याद है तो फटाफट से मान रखेंगे, तुरंत के तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें से थोड़ा सा टाइम लगेगा। आ रही है बात समझ में। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है तो हमने देख लिया ए क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इन ब्रैकेट 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी। ए क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। मतलब जहां जहां प्लस था वहां वहां माइनस लगा दिया। आप चाहो तो 3ab को अंदर गुणा करके ये भी याद रख सकते हो। ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब है। क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। तो ये सभी की सभी सर्वसमीकाएं हैं जो हमें याद रखनी है। बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं अब कि यहाँ चैप्टर 2 से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमें जानने चाहिए, जिनकी प्रैक्टिस जबरदस्त तरीके से होनी चाहिए। यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले उदाहरण संख्या 1, 3, 4। टिक करते रहो। प्रश्नावली 2.1 से क्वेश्चन नंबर 1 और प्रश्नावली 2.2 से क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और सिक्स्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ नहीं डाला हूं, जो मतलब कि ये वही क्वेश्चन है जिनको आपको एग्जाम से जस्ट पहले प्रैक्टिस करके जानी है। ऐसा मत करना कि भाई बस यही पढ़ना ही है, अब जो सर ने इंपॉर्टेंट बता दिया केवल और केवल मैं यही पढ़ूंगा, बाकी सब तो बेकार है। ऐसा नहीं है, सब कुछ पढ़ना है। मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये क्वेश्चंस जो मैं बता रहा हूं एग्जाम से जस्ट पहले, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्जाम में ये आ सकते हैं, तो एग्जाम से जस्ट पहले इनको आपको रिवाइज करके जाना है। बस पढ़ के तो सब कुछ जाना है ना, मतलब प्रैक्टिस सबकी होनी चाहिए। और जब आप कभी भी, जैसे एनसीईआरटी मैंने पहले भी बताया था किसी कस्टम वीडियो में कि एनसीईआरटी कम से कम बढ़िया नंबर लाने हैं तो 10 से 12 बार आपको क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा पूरी किताब। अब ऐसा तो पॉसिबल है नहीं ना, हम ऐसा करने वाले हैं ना, आप करने वाले हो ना, मैं कराने वाला हूं कि मैं एक एक उदाहरण और एक एक प्रश्नावली के सारे प्रश्न मैं 10 से 12 बार कराऊं। जब आप स्टार्टिंग के दूसरी बार तीसरी बार, पहली बार दूसरी बार तीसरी बार जब आप पढ़ रहे हैं तब आप बिल्कुल डीपली पढ़ो उसको, मतलब हर एक प्रमेय, हर एक उदाहरण, हर एक प्रश्न। कितनी बार, 3 बार। जब आप चौथी बार, पांचवी बार या उसके अगली बार आप प्रैक्टिस कर रहे हो इसको, तब उसको उस केस में क्या करना है, उस केस में आपको बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेने। जैसे मैंने यहां पर दिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, प्रैक्टिस हो गई। आ रही बात है समझ में, ठीक है। तो ये अपने चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की। यहां पर सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि मानक रूप क्या होता है। मानक रूप क्या होता है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का। तो ये होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। क्लियर है बातें। बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं रेखाओं की प्रकृति तथा संगतता का। इसमें यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर बनते हैं, आपके एग्जाम में 100% यहां से क्वेश्चन आना ही आना होता है। तो यहां पर देखो, प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होती हैं, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। और जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं तो आपको केवल और केवल एक हल मिलता है, जिसको हम अद्वितीय हल का भी नाम देते हैं। और यहां पर निकाय संगत होता है, जहां भी हल मिलता है वहां पर निकाय संगत होता है। ऐसे ही जब तीनों बराबर हो जाएंगे, a1 बराबर a2 बराबर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो यहाँ पे संपाती रेखाएं मिलेंगी, मतलब अनेकों अनेक हल मिलेंगे, अनंत हल मिलेंगे। आ रही बात समझ में। और क्योंकि यहाँ भी हल मिल रहे हैं तो यहाँ भी निकाय क्या है, संगत है। इन दोनों केस में हल मिल रहे हैं, यहाँ पर एक हल मिल रहा है, यहाँ पर अनेक हल मिल रहा है, दोनों केस में ही निकाय क्या हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे। बात करेंगे समांतर रेखाओं का केस, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, तो ऐसे केस में समांतर रेखाएं होती हैं और यहाँ पर कोई हल नहीं मिलता। और जब कोई हल नहीं मिलेगा तो निकाय कैसा हो जाएगा, असंगत निकाय हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे आप। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड एग्जांपल्स हैं इस चैप्टर के। उदाहरण संख्या 1, 3, 7, 8 और 10। यहां पर प्रश्नावली 3.1 में प्रश्न संख्या 1 का फर्स्ट पार्ट, प्रश्न संख्या 3 का फर्स्ट एंड फोर्थ पार्ट, प्रश्न संख्या 4 का थर्ड पार्ट, प्रश्न संख्या 6 और 7।
ये है, ठीक है। 3.2 में देखेंगे आप फर्स्ट का फोर्थ एंड सिक्स्थ पार्ट और थर्ड का फोर्थ पार्ट, और 3.3 में फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का थर्ड और फोर्थ पार्ट। क्लियर है बातें? तो ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, है ना। और बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में जो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, सबसे पहले हम मानक रूप जानेंगे। चैप्टर नंबर 2 में आपने द्विघात बहुपद का मानक रूप देखा था ax² प्लस bx प्लस c, लेकिन उसी में बराबर 0 लगा दो तो ये द्विघात समीकरण का क्या हो जाता है, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप हो जाता है। इसको व्यापक रूप के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर a का मान शून्य नहीं हो सकता है। बात करेंगे कि श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला है जिससे कि हम मूल निकालते हैं, तो यहाँ x बराबर होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, और यहाँ ये जो b² माइनस 4ac लिखा हुआ है इसका नाम होता है d, डिस्क्रिमिनेंट मतलब विविधकर। विविधकर d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। क्या होता है? b² माइनस 4ac। मूलों की प्रकृति की बात करते हैं कि जब ये विविधकर d जिसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, जब इसका मान 0 के बराबर आ जाता है, 0 के बराबर आ जाता है, जब ये 0 के बराबर होता है तो ऐसे केस में 2 बराबर और वास्तविक मूल मिलते हैं। जब ये 0 से बड़ा होता है मतलब पॉजिटिव धनात्मक होता है तो भिन्न और वास्तविक मूल मिलते हैं। तो मतलब दोनों के दोनों मूल जो होंगे वो अलग अलग होंगे और वास्तविक संख्याएं होंगी। जब d निगेटिव होता मतलब कि 0 से छोटा होता है तो ऐसे केस में कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। मतलब ऐसे केस में हमें मूल निकालना ही नहीं होता है क्योंकि मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। यहाँ पर आपको काल्पनिक संख्याएं मिलती हैं। क्या मिलती हैं? काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, है ना। चलो बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एग्जांपल्स की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उदाहरण संख्या 2, 5, 8 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से प्रश्नावली 4.1 में क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और थर्ड पार्ट कर लेंगे। 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ, थर्ड और फिफ्थ पार्ट कर लेंगे, और ऐसे ही प्रश्न संख्या 3, 4 और 6 कर लेंगे। 4.3 में प्रश्न संख्या 1 का सेकंड पार्ट, प्रश्न संख्या 2 का थर्ड पार्ट और प्रश्न संख्या 4 कर लेंगे। क्लियर है बातें? ठीक है, बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज चैप्टर नंबर 5 के। चैप्टर नंबर 5 में ये जो समांतर श्रेणी का nवां पद है इसका फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, जहां पर an क्या है? आपका nवां पद है, a क्या है? प्रथम पद है, n क्या है? पदों की संख्या है, और d क्या है? सार्वंतर है। a5 में से a4 को माइनस कर देंगे तो भी d निकल जाएगा। A4 में से A3 को मतलब कोई भी पद उठा लो और उसके जस्ट पीछे वाला पद माइनस कर दो। मान लो आपको डे निकालना है, आपके पास 10वां पद है, उसमें से 9वां पद मतलब A10 में से A9 को माइनस कर दीजिए, डी निकल जाएगा। तो ये सार्वंतर निकालने का तरीका है। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद क्या होता है। अभी आपने देखा कि स्टार्टिंग से nवां पद निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, लेकिन अंत से जब nवां पद निकालना होगा तो ये फॉर्मूला होता है l माइनस, वहां पे क्या था? a प्लस n माइनस 1d, यहां पर क्या है? l माइनस n माइनस 1d, जहां पर l क्या है? आपका अंतिम पद हो जाएगा। बात करेंगे कि अभी हमने nवां पद निकालना तो सीख लिया, लेकिन प्रथम n पदों का योगफल कैसे निकालते हैं। तो प्रथम n पदों को योगफल को हम Sn से डिनोट करते हैं। किससे? Sn से। Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1d, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। इसके दो फॉर्मूले होते हैं। जब आपको अंतिम पद नहीं पता है तब तो बड़ा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इसको मैं बड़ा वाला फॉर्मूला बोलता हूं, इसको मैं छोटा वाला फॉर्मूला बोलता हूं। यहां पर क्या है? यहां पर प्रथम पद और अंतिम पद, जिसको हम nवां पद भी बोल सकते हैं, प्रथम पद और अंतिम पद दोनों पता है। तो यहां पर जो फॉर्मूला बनता है Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an, या हम इसको इस रूप में भी देख सकते हैं Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। क्लियर है बातें? यहां पर l अंतिम पद है या nवां पद है, बात एक ही है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसको याद रखेंगे, an बराबर क्या होता है? Sn माइनस Sn माइनस 1। क्लियर है बातें? तो यहां तक आपको सब कुछ बहुत बढ़िया से क्लियर होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे, यहां पर बात करेंगे कि समांतर माध्य यदि a b और c AP में हो, a b और c क्या है? AP में है, तो a तथा b का समांतर माध्य जो है a प्लस c बटे 2 होता है। ठीक है, मतलब कि जैसे कि a b और c ये तीन संख्याएं AP में हैं, तो b निकालना है। बीच वाली संख्या कैसे मिलेगी आपको? जब पहले और तीसरे को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, मतलब पहले और तीसरे का औसत निकाल लेंगे, a प्लस c बटे 2। क्लियर है बातें?
तो ये अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एग्जांपल्स हैं, जहां पर उदाहरण की मैं बात करूं 2, 4, 6, 8, 13, 15, 16 ये इंपॉर्टेंट उदाहरण हो जाएंगे आपके। एक्सरसाइज 5.1 प्रश्नावली 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड और फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 जो है जिसमें बहुत सारे पार्ट है, टोटल 15 या 16 पार्ट हैं, 15 पार्ट है ना। तो यहाँ पार्ट संख्या 11 से लेके मतलब फोर्थ का 11th, 12th, 13th, 14th और 15th, ये 5 के 5 पार्ट आपको बढ़िया से प्रैक्टिस करके जाने हैं। प्रश्नावली 5.2 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, 3 का थर्ड पार्ट और फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6, 12, 13, 14, 17 और 20। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं एक्सरसाइज 5.2 से, और एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, सेकंड का थर्ड पार्ट, थर्ड का फोर्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 11, 14, 16, 18, 19 और 20। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी मैंने बताया, इसको आपको बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करनी है। एक बार मैं याद भी दिला देता हूं आपको कि अभी मंडे को अपनी लाइव क्लास है, जिसमें हमारा लाइव टेस्ट होने वाला है चैप्टर 1 to 4, है ना। आप लोग बोल भी रहे थे सर 9th क्लास का तो टेस्ट हो गया, अपना नहीं हुआ। बिल्कुल होगा दोस्त, बिल्कुल होगा। जो भी चीज़ें जरूरी हैं वो सब कुछ आपको प्रोवाइड की जाएगी टाइम टू टाइम, उसकी टेंशन आपको नहीं लेना है। तो भाई बेहतरीन तैयारी के साथ आना। 9th क्लास के साथ ये वाला काम तो मैंने नहीं किया था, मतलब उन लोगों को मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो तो नहीं बताए थे, लेकिन आप लोगों को बता दिया मैंने कि 10th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज कौन कौन से हैं, है ना। तो अपने कुल मिला के 15 क्वेश्चंस आएंगे। एक बार मैं आपको याद दिला देता हूं, कुल मिला के 15 क्वेश्चंस आएंगे। कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आएंगे ये मैं एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आज ही बता दूंगा आपको, है ना। आज आपको पता चल जाएगा एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जबरदस्त तैयारी के साथ आना है, सबको क्लास ज्वाइन करनी है ना। क्लास की टाइम चेंज हो सकती है, वो मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि मंडे को इवनिंग में या तो क्लास 6 बजे से रहेगी या तो क्लास 7:30 बजे से रहेगी, या तो 6 बजे से स्टार्ट कर दूंगा मैं या तो 7:30 बजे से। सब कुछ आपको पता चल जाएगा। भूलना किसी को नहीं है, बिल्कुल याद रखना है कि भाई सर ने टेस्ट के लिए बोला है आना है, टाइम से ज्वाइन करना है, बढ़िया प्रैक्टिस के साथ आना भाई, है ना। क्योंकि इसको हल्के में नहीं लेना है, मजाक में नहीं लेना है। 10th क्लास में है, बोर्ड एग्जाम देना है, हर जगह से मतलब कि सारे हथियार एकदम पुख्ते होने चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी एंगल से आप कमजोर नजर आए, है ना। प्रैक्टिस भी जबरदस्त, क्वेश्चन मतलब कि प्रैक्टिस जबरदस्त होने के साथ साथ अपना टेस्ट से आपको पता चल पाएगा कि कितने पानी में है, कितना बढ़िया आप तैयारी कर चुके हैं। क्योंकि अभी क्या हुआ, अभी मैं टेस्ट क्यों ले रहा हूँ, अभी आप लोग समर वेकेशन से जस्ट उभरे हो, निकले हो, है ना, और पढ़ाई स्टार्ट किए हो, है ना। मैक्सिमम लोग पढ़ाई में लग चुके हैं कि भाई बोर्ड कब आ जाएगा पता नहीं चलेगा। फरवरी मार्च बहुत दूर वाली बात नहीं है, अभी जुलाई, अब देखो जुलाई बीतेगा, अगस्त सितंबर, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। अभी समर वेकेशन था, छुट्टियों पे थे तो ऐसा लग रहा था हाँ टाइम है। अभी आपकी छुट्टियां कंप्लीट हो चुकी हैं, बहुत टाइम नहीं है भाई, एकदम लग जाओ। और जो भी आपके पास 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने का टाइम है, जो भी टाइम है एकदम लग जाओ। क्योंकि टाइम भले है, हर स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, आप थोड़ा भी ढील करोगे, है ना, आप पता चले रात को 9 बजे सो जा रहे हो, सुबह 9 बजे उठ रहे हो, तो भाई आप टॉपर नहीं बन पाओगे। टॉपर छोड़ दो, हर किसी को टॉपर थोड़ी ना बनना है ना। और जरूरी नहीं कि हर कोई टॉपर ही बने, है ना, सबको 99 ही थोड़ी ना लाना है। बात यह है कि एक अच्छा स्कोर आना चाहिए, है ना। मेरे लिए देखो, मेरे लिए जो बच्चा 90 से 100 के बीच में, वो सब बराबर होते हैं मेरे लिए, क्योंकि वो सब मेहनती बच्चे होते हैं, है ना। अब वो कोई 5 नंबर से टॉपर बन गया, कोई 5 नंबर कमाया तो बेकार बच्चा नहीं है। ऐसा नहीं कि जो सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन वाला है वो बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे कहने का मतलब है एक बढ़िया स्कोर लाने के लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका साथी, आपका दोस्त मेहनत कर रहा है ना। तो बिल्कुल अपनी आंखें खोल लीजिए, नींद से जाग जाइए और जबरदस्त तैयारी करो भाई। यही अपने पूरे लाइफ, आपके पूरे जीवन में ये मौका दोबारा आपको नहीं मिलने वाला है। 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम जो है ना, और आप लोग चाहते भी नहीं होंगे कि बोर्ड एग्जाम दोबारा देना पड़े, वो तो फेल होने की कंडीशन हो गई। फिर कोई नहीं चाहता है कि फेल हो। आप अच्छे बच्चे हैं, है ना, आप बेहतरीन स्टूडेंट हैं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि आप फेल होंगे, उसकी तो बात ही छोड़ दो। आप पास होंगे, सब लोग पास होंगे, चलो मैंने मान लिया सब पास होंगे जितने मुझे अभी देख रहे हैं। लेकिन अगर आपने एक सपना देखा है कि 93%, 95%, 98%, 100%, 99%, मुझे इतना नंबर लाना है, एक ही मौका मिल रहा है, आप लटक गए 85 पे, कहीं ना कहीं पछतावा रहेगा कि सर यार 95 सोचा था, 85 ही आ गए, दोबारा एग्जाम देने को मौका नहीं मिलेगा 85 वाले को कि भाई 85 आए, एक बार तुम और एग्जाम दे लो और 95 ले आओ।
आखिरी मौका है, एक मौका है। 10th क्लास का जो मार्कशीट होता है आपका, जो आपको मार्कशीट मिलेगी, आप इन फ्यूचर चाहे आप गवर्नमेंट जॉब करें, चाहे आप प्राइवेट जॉब करें, चाहे आप कुछ भी करें, है ना, वही मार्कशीट जो होती है वो हमेशा देखी जाती है। तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनता है जिसको आप अपने जीवन भर अपने साथ लेकर चलने वाले हैं। तो इसमें जो नंबर आने वाले हैं आपके बेहतर दिखने चाहिए, जिसको आप जिंदगी के किसी भी मोड़ पे जब आप अपनी मार्कशीट खोलें तो देख के मतलब एक खुशी मिले कि हाँ भाई 95% देख के एक अच्छा सा अनुभव हो। जैसे अभी आप छोटी उम्र के हैं, आप 30 साल 35 साल पे अपनी मार्कशीट खोल रहे हैं, है ना, कभी काम पड़ा, क्योंकि बाद में तो खुलती नहीं है, कौन देख रहा है मार्कशीट में कितने नंबर आए हैं। लेकिन इन केस फ्यूचर में अपनी ज़िंदगी में कभी भी आप वो मार्कशीट देखें तो आपको अपना 10th क्लास याद आ जाए और एक मतलब कि जोश भर जाए कि हाँ मैंने पढ़ाई की थी, मैंने मेहनत की थी और ये मेरे नंबर हैं। आ रही है बात समझ में? तो भाई ये जोश, ये खुशी पाने के लिए आपको अभी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी ये 5-6 महीने की मेहनत जो है ये आपको ज़िंदगी भर खुश रखने वाली है। तो ज़बरदस्त मेहनत करेंगे मेरे दोस्त। सबको बात समझ में आ चुकी है ना? तो बिल्कुल आपको इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिया गया है। वीडियो को जरूर लाइक कर देना है, ठीक है? इसको वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि हर एक इस प्रकार की इंपॉर्टेंट क्लासेज, इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें, एक भी इंपॉर्टेंट क्लास आपकी मिस ना हो, ठीक है? तो एक छोटी और जरूरी बात और आपके लिए, जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स एंड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ। और ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में उपलब्ध हैं। इंग्लिश मीडियम का हमारा अलग से चैनल मैग्नेट ब्रेन्स है। हिंदी मीडियम जिस पर आप मुझे देख रहे हैं इसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। तो अगर आप सीबीएसई बोर्ड और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स को भी फॉलो कर सकते हैं और वहां से अपनी जबरदस्त बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर हम सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ स्टेट बोर्ड्स भी कवर करा रहे हैं, जिसमें दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड है। और इसके साथ वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेज अवेलेबल है। ये सारी क्लासेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड की जाती है। मतलब इनको देखने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं करना पड़ता है, सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री में डिलीवर किया जा रहा है। तो जरूरत है दोस्त जबरदस्त मेहनत करने की और अपने आने वाले बोर्ड में एक शानदार स्कोर लाने की, है ना। मैंने पहले भी आपको याद दिलाया कि ये मौका आपकी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा, तो एक बेहतरीन स्कोर लाएंगे। और बेहतरीन स्कोर लाने के लिए एक जरूरी काम जरूर करेंगे दोस्त, आप ग्रैब कर सकते हैं ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और हमें अदर सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही था। अपना ध्यान रखेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में। मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहना। थैंक यू सो मच।